नमस्कार, अभिनंदन। आज की इस कक्षा में हम वर्ण पर विचार करेंगे। वर्ण क्या होते हैं, वर्णों से शब्द कैसे बनते हैं और आगे भाषा का विकास कैसे होता है। इन सभी बातों पर हम एक एक करके विचार करते चलेंगे, समझते चलेंगे। अपनी पिछली कक्षाओं में हमने सीखा कि भाषा जो है वो हमारे विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम है भाषा, उसके लिखित रूप में जिन चिन्हों का प्रयोग होता है वह लिपि कहलाती है। अब उन चिन्हों की अगर हम बात करें तो उन चिन्हों में हिंदी भाषा के अंतर्गत वो चिन्ह, वो ध्वनि, वो आवाज़ जिससे हम अपनी बातों को कह सकते हैं, समझ सकते हैं, दूसरों को क्या समझा सकते हैं, वह ध्वनि ही वर्ण कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा को जो लिखित रूप प्रदान करती है, अर्थात भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप से व्यक्त करने के लिए बनाए गए चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप से व्यक्त करने के लिए बनाए गए चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाती है। छोटी से छोटी ध्वनि। अब आगे बढ़ते हुए अगर हम कहें कि जिस प्रकार हम एक माला बनाने के लिए मोतियों का या फूलों का प्रयोग करते हैं और उन्हें एक एक करके बड़े क्रम से, कि अगर हमने 2 छोटे लगाए हैं, 2 बड़े लगाए हैं, तो फिर 2 छोटे लगाए हैं, फिर 2 बड़े लगाए हैं, इस तरह का जो क्रम है तो वह माला बन जाती है। इसी प्रकार जब हम वर्णों को क्रम से लिखते हैं तो वह वर्णमाला कहलाती है। कहने का तात्पर्य कि वर्णों का क्रमिक रूप ही वर्णमाला कहलाता है। किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाली ध्वनियों को व्यक्त करने वाले वर्णों का क्रमबद्ध समूह, क्रमबद्ध, इस बात पर विशेष हमें ध्यान देना है, क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। मानक हिंदी वर्णमाला की अगर हम बात करें तो वह आपके समक्ष है। ये देखिए, आपसे ध्यानपूर्वक देखें। जी हाँ, इसमें स्वर, आगत, अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक और व्यंजन, इस प्रकार से इन वर्णों को बांटा गया है। स्वर के अंतर्गत आने वाले आगत, अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के 2 भेद मुख्य हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब हम बात करें अगर स्वर की, तो स्वर के लिए हम कह सकते हैं कि स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित की जाने वाली ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। स्वरों की कुल संख्या 11 है, जैसे अ, आ, ई, उ,
ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर के भी दो भेद हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत उन स्वरों को रखा जाता है जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जबकि दीर्घ स्वर में दुगना समय लगता है। ओके, इसके बाद व्यंजन की बात करें तो स्वरों की सहायता से यहाँ ये बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि स्वरों की सहायता से उच्चारित उन ध्वनियों को व्यंजन कहते हैं जिन्हें बोलते समय मुंह के भीतर की हवा रुकावट के साथ बाहर निकलती है और स्वतंत्र रूप से उच्चारण स्वरों को, इनका जो उच्चारण है वो स्वतंत्र रूप से स्वरों के साथ ही होता है। सभी जो व्यंजन हैं इनके उच्चारण स्थान अलग अलग होते हैं। इन्हें विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग। और ये आपके समक्ष है कि कौन से वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। जैसे अगर मैं कवर्ग की बात करूं तो कवर्ग में क, ख, ग, घ ये वर्ण हैं, तो ये कंठ से बोले जाते हैं। च में च, छ, ज, ट, ठ, ड, त, थ, द, न, प, फ, ब, भ, म। तो ये प, फ, ब, भ, म होष्ठ अर्थात होठ का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसके अतिरिक्त अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, जिनमें श्वास का अवरोध कम होता है, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जबकि जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय हवा की तेज गति से मुंह की रगड़ खाने के कारण ऊष्मा सी पैदा होती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसके अलावा हिंदी भाषा में कुछ संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त व्यंजन जब एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन, जैसे क प्लस श इक्वल टू क्ष, त प्लस र त्र, त्रि, ज प्लस य ज्ञ, श प्लस र श्र। इसके अलावा अयोगवाह हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त ध्वनियों का एक अन्य भेद है जिसे कहा जाता है अयोगवाह, और इसके भी 3 भेद माने गए हैं: अनुनासिक, अनुस्वार एवं विसर्ग। अनुनासिक वे ध्वनियाँ हैं जिन्हें बोलते समय हवा के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकलती है। संस्कृत से जो स्वर मिलते हैं वे निरअनुनासिक थे। हिंदी में आकर अनुनासिक ध्वनियाँ विकसित की गईं। स, आ, स, अ, सास, लेकिन अनुनासिक के साथ ही बन जाता है सांस। भ, आ, ग, अ, भाग, लेकिन अनुनासिक लगते ही ये बन जाता है भांग। अनुनासिकता को लिखने के लिए 2 चिन्ह बनाए गए, एक बिंदु, दूसरा चंद्र बिंदु। जिन स्वरों की शिरोरेखा के ऊपर खाली स्थान होता है उन पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, और खाली स्थान नहीं होता तो बिंदु लगाया जाता है। जैसे गांव, कुआं, हंसना, पूंछ, और दूसरे में चोंच, भैंस, में, मैं आदि। अनुस्वार एक आश्रित नासिक्य व्यंजन है जिसको लिखने के लिए चिन्ह बिंदु है। जब यह शब्द के अंत में आता है तो म के रूप में बोला जाता है, जैसे अहम, स्वयं आदि। और बीच में आता है तो
आगे आने वाले व्यंजन के वर्ग के नासिक के व्यंजन के रूप में बोला जाता है। इसी प्रकार विसर्ग का चिन्ह होता है ये दो बिंदु लगाना। संस्कृत में दो तरह की ह की ध्वनियाँ हैं, दोनों के उच्चारण भी अलग अलग होते हैं। एक चिन्ह के लिए ह बनाया गया है और दूसरी के लिए विसर्ग। संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में विसर्ग आता है यदि हिंदी में आ गए हैं तो उनका लेखन हमें संस्कृत की तरह विसर्ग लगाकर करते हैं, जैसे प्रातः, स्वतः, प्रायः आदि। आगत स्वर के अंतर्गत औ आजकल हिंदी में कुछ अंग्रेजी शब्दों को सम्मिलित किया गया है, जैसे डॉक्टर, टॉप, कॉलेज, कॉफ़ी आदि। द्वित्व व्यंजन वे व्यंजन कहलाते हैं जहाँ एक ही व्यंजन दो बार आता है। शब्द देखें, पक्का, बच्चा, सज्जा, पल्ला, पत्ता, तो त, ल, ज, च और क जो शब्द हैं वो दो बार आए हैं। इसी प्रकार मुख से निकलने वाली जो ध्वनियाँ हैं वो वायु के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा कम निकलती है अल्प प्राण कहलाती है, ज़्यादा निकलती है तो महाप्राण कहलाती है। वर्ण विच्छेद से तात्पर्य किसी भी शब्द में प्रयुक्त अलग अलग वर्णों से है। वर्ण विच्छेद का आपको ये भली भांति आता है। तो इस तरीके से वर्णों का निर्माण होता है। आज की कक्षा के लिए इतना ही। धन्यवाद।